12। मैंने आपको कहा था कि ये जो मूल अधिकार है वो किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है। तो सबसे पहले हमें ये पता रहना जरूरी है कि राज्य कौन है। तो राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है। किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा। हम आगे पढ़ेंगे डीपीएसपी। क्या पढ़ेंगे? डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिनका उल्लेख संविधान के 36 से अनुच्छेद 51 तक है। तो अनुच्छेद 36 में भी क्या है? राज्य की परिभाषा ही है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36। 12 से तो मूल अधिकारों की शुरुआत होती है, 36 से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत होती है। तो इन दोनों के अंदर सबसे पहले किसको परिभाषित किया गया है? राज्य को। अर्थात राज्य कौन है जिसके विरुद्ध हमें यह अधिकार मिले हैं? कौन है? राज्य कौन है? आप ध्यान में रहनी चाहिए अपन। तो कौन है? तो मान लो संघ की कार्यपालिका। कौन? संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका का मतलब है राष्ट्रपति से लेकर फोर्थ ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं यहां तक। कहां तक? अरे केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रपति लेयर अगर मांगे कोई केंद्र सरकार में चपरासी को भी काम कर रही है तो वो की कमाई है राज्य की परिभाषा में। दूसरा अपन कह सकते हो आप इसे राज्य की जो अपने प्रांतों की कार्यपालिका होती है। और इसका मतलब है मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से लेकर वही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक। फिर इसमें और कौन? अच्छा, मेन तो ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मान लो कि आपके जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन का मतलब समझते हो? अरे जैसे आपके सरपंच साहब है, ग्राम पंचायत है, पार्षद साहब है, वो सब के सब किसमें सम्मिलित है? हाँ, कहने का मतलब है कि जहां जहां पर सरकार नियंत्रण करती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की विधानसभा हो, कहने का मतलब है जो जो सरकार के अधीन कार्य करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो पंचायतें हो, चाहे नगर पालिका हो, ये सब के सब किसकी परिभाषा में शामिल है? राज्य की परिभाषा में शामिल है। कौन शामिल नहीं है ये पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो ध्यान रखना, इसमें निजी व्यक्ति सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? निजी व्यक्ति सम्मिलित नहीं है और न्यायपालिका सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है सम्मिलित? अच्छा, न्यायपालिका को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि न्यायपालिका जो अपने निर्णय देती है वो तथ्यों के आधार पर देती है, साक्ष्यों के आधार पर देती है, सबूतों के आधार पर देती है। तो अधिकार तो हनन होबागी बात ही कौन रही। आप गलत काम करे हो तो भी सजा थाने मिल सी, ताकि अधिकार अपने आप ही छिना जाए। जैसे मान लो कि आपने कुछ इस प्रकार के कुकृत्य कर दिए कि आपको फांसी की सजा दे दी गई, कहां दे दी? थे तो जो मांगा अनुच्छेद 21, न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है, तो क्या आप कह सकते हो कि न्यायालय मेरे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा है? नहीं, वो तथ्यों के आधार पर आपको सजा दे रहा है ना। तो वैसी स्थिति में आपके कहने का मतलब है ये जो न्यायपालिका वो किस में नहीं आती। लेकिन मान लो न्यायपालिका कोई प्रशासनिक कार्य कर रही है। कैसे कार्य कर रही है? प्रशासनिक कार्य कर रही है। प्रशासनिक कार्य के लिए बताऊं तो मान लो कोई भर्ती निकाली है इन्होंने, जैसे हाईकोर्ट, एलडीसी। भाई हाईकोर्ट जितने भी अपने राजस्थान में कोर्ट है उनके अंडर एलडीसी की उन्होंने वैकेंसी निकाली, तब वो किसके रूप में आ जाएंगे? ये राज्य की परिभाषा में आ जाएगा न्यायपालिका, अगर प्रशासनिक कार्य करता है। बाकी अपने न्यायिक कार्य करता है तो ये किसकी परिभाषा में नहीं आएगा? राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। कहने का मतलब राज्य कौन है? तो सरकार के समस्त अधिकारी, समस्त कर्मचारी, समस्त पदाधिकारी जो भी है वो सबके सब किसमें इंक्लूड होते हैं? राज्य की परिभाषा में इंक्लूड होते हैं। समझना है कि राज्य कौन है और आपा कौन है? तो आपा हा नागरिक। सरकार है, चाहे स्टेट सरकार, चाहे आपने सेंट्रल हो, कौन सी हो, और बाकी कर्मचारी सबका सबका ही है राज्य। और आपा का यहाँ नागरिक। अधिकार अपन मिलेगा है कि के विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। यानी हमारे अधिकारों का हनन होगा तो सर्वोच्च न्यायालय किसे प्रस्तुत करेगा? इस राज्य को आदेश देगा कि एक अधिकार छिन्न जगन पाचो से करो, है ना। तो फिलहाल इतना ही समझना। अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख है? राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। राज्य की परिभाषा में कौन सम्मिलित होते हैं, कौन नहीं होते हैं, यह बात ध्यान में रखने। तो लिखो अनुच्छेद 12 और लिखो सामने राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, और नीचे लिखो राज्य कौन है। एकदम सिस्टमेटिक ढंग लिखा।
फाउंडेशन बेच था को अत्याने तो समानता का अधिकार खत्म हो जावे 15 मिनट में। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, फिर नीचे लिखो राज्य कौन है, कौन है, और एरो लगाओ के सामने और लिखो। पहला पॉइंट लिखो संघ की संसद एवं कार्यपालिका, ऐसे भी लिख सकते हो ना, संघ की संसद एवं कार्यपालिका। और यहां पर आप कह सकते हो विधानमंडल का भी नाम ले सकते हो ना, क्योंकि यहीं से तो हमारे कानून बनते हैं, है ना। संघ की संसद एवं कार्यपालिका। अब इतने में ना समझ में आए तो कोष्टक में लिख लो राष्ट्रपति तक 4th ग्रेड श्रेणी तक का कर्मचारी। राष्ट्रपति से 4th ग्रेड जो कर्मचारी होता है ना, अरे चपड़ासी जो झाड़ू काटे नहीं, वो तक शामिल है राज्य की परिभाषा में। बस दूसरा पॉइंट लिखो राज्य का विधानमंडल एवं कार्यपालिका। राज्य का विधानमंडल एवं कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल एवं कार्यपालिका। और कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख दो राज्यपाल से 4th श्रेणी कर्मचारी तक। समझ गया लाभ, है ना। फिर तीसरा लिखो स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं। जैसे मान लो कि आपके यहाँ स्कूल है, भांगड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो भांगड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल क्या राज्य की परिभाषा में शामिल होगी? होई को नहीं हुई, क्या को नहीं हुई बा क्यों हुई? कि मान कर्मचारी के का लागेड़ा है राज्य सरकार या गवर्नमेंट? भाई गवर्नमेंट का लागेड़ा है। जब गवर्नमेंट का कर्मचारी आ गया भाई ऑटोमेटिक क्यों शामिल है? मान लो नगर पालिका अपने डीडवाना की, वो क्या राज्य की परिभाषा में शामिल है? बिल्कुल है। अपने पंचायत समिति क्या राज्य की परिभाषा में शामिल है? बिल्कुल है। जिला परिषद हो, जिला कलेक्टर हो, क्या सब राज्य की परिभाषा में है? बिल्कुल है। तो कौन कौन नहीं? आपा कौन नहीं? कौन कौन नहीं राज्य की परिभाषा निजी शामिल है? नहीं होता। और कौन नहीं होता? न्यायपालिका नहीं होता। न्यायपालिका क्यों नहीं होता तो बता दिया। और अगर न्यायपालिका कब होगा राज्य की परिभाषा में शामिल? जब वो क्या करता हो? प्रशासनिक कार्य करता हो, है ना। स्थानीय संस्थाएं कोष्टक में लिख दो नगर पालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि, इत्यादि, है ना। ग्राम पंचायत, नगर पालिका इत्यादि स्थानीय संस्थाओं के कोष्टक में लिख दो रे, ताकि आपको कभी 6 महीने बाद भी रिवीजन करो ना तो समझ में आ जाए आपको, है ना। लिख दियो स्थानीय संस्थाएं कोष्टक में लिख दो नगर पालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि। फिर लिखो अच्छा मान लो कि आपको पता है तो भारत सरकार के कई अधिकारी, कई कर्मचारी भारत से बाहर भी कार्य करते हैं। करे कौन करे? करे करे ना। तो वे राज्य में शामिल है कौन? नहीं है? बिल्कुल है। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी प्राधिकारित अधिकारी है तो वो किस में शामिल होगा? चौथा पॉइंट और लिखो। आने थे कौन नहीं बोल दिया ना, लिखना पड़े। लिखो लिखो तथा अन्य अधिकारी, मतलब ऊपर वाले 3 हो गए, तथा अन्य अधिकारी जो राज्य क्षेत्र अथवा भारत सरकार के नियंत्रण में हैं, तथा अन्य अधिकारी अथवा प्राधिकारी, तथा अन्य अधिकारी अथवा प्राधिकारी भी लिख सकते हो ना। अन्य अधिकारी अथवा प्राधिकारी जो भारत के राज्य क्षेत्र अथवा भारत की सरकार के नियंत्रण में है, जो भारत के राज्य क्षेत्र अथवा सरकार के अधीन है या नियंत्रित है, अधीन है या नियंत्रित है। नीचे लिखो, अब अगली लाइन में लिखो एरो लगा के लिखो निजी व्यक्ति एवं न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। निजी व्यक्ति एवं न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। निजी व्यक्ति अथवा या एवं न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, नहीं है। नीचे नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, आप लिखो न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य करते समय, प्रशासनिक कार्य के कोष्टक में लिखना चाहो तो उदाहरण के लिए भर्ती लिख लेना, कोई भर्ती निकाली है उन्होंने, है ना, उदाहरण भर्ती। नहीं तो थे क्यों प्रशासनिक कई काम हुए, न्यायिक कई काम हुए ना। न्यायिक को तो मतलब है न्याय करना ना,
और प्रशासनिक को मतलब है कि उनके कर्मचारी और उनके कर्मचारियों से संबंधित, है ना। प्रशासनिक कार्य कोष्टक में लिख दिया भर्ती, उदाहरण के लिए लिख दो भर्ती। क्या लिखा, थे बोलो लाइन में खुद भूल गयो। न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य करते समय राज्य की परिभाषा में आती है। न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य करते हुए राज्य की परिभाषा में आती है, राज्य की परिभाषा में शामिल होती है, जबकि न्यायिक कार्य करते हुए न्यायिक कार्य करते हुए शामिल नहीं होती, जबकि न्यायिक कार्य करते हुए शामिल नहीं होती, न्यायिक कार्य करते हुए शामिल नहीं होती। अब अनुच्छेद है कौन सो, अनुच्छेद 13, तो लिखो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13। अब देखो पहले समझ लेना ना कि अनुच्छेद 13 के अंदर क्या है। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी विधि, विधि का मतलब क्या हो गया, कानून, विधि का मतलब क्या है, कानून, या आप कह सकते हो अधिनियम। कोई भी ऐसी विधि जो किसके असंगत है, मूल अधिकारों के, किसके असंगत है, मूल अधिकारों के। असंगत का मतलब समझ गए, उनके विरुद्ध जो अधिकारों का हनन करती हो। अगर ऐसा कोई विधि या सरकार ने ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई अधिनियम बनाया है जो हमारे जनता के नागरिकों के अधिकारों का क्या करता हो, असंगत हो या उनका उल्लंघन करता हो, तो ऐसे में ये जो अधिनियम बनाया गया है, ये जो कानून बनाया गया, ये जितना इसका उल्लंघन करता है उतना ही यह जो अधिनियम है वो क्या होगा, निष्प्रभावी होगा, अर्थात वह शून्य होगा। बात समझ में आई। यदि सरकार ने कोई कानून बना दिया, संसद से पारित कर दिया कि यह कानून है, और उस कानून में किसी प्रक्रिया के दौरान मूल अधिकारों के वो असंगत है या हनन करती है या उल्लंघन करती है, तो वह कानून उतना ही क्या होगा, शून्य होगा, निष्प्रभावी होगा। अब मान लो सरकार ने कोई कानून बना दिया, सरकार ने क्या बना दिया, कोई कानून बना दिया जो कि किसके असंगत है, मूल अधिकारों के, तब क्या होगा, जना ठाकुर साथ जैसी कटे सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारों का हनन हो रहा है ना, और अधिकारों का जब हनन होगा तो हम कहां जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। और जार कैसे कि सरकार मोदी जी को कानून बनायो, एक मान मारे ई मूल अधिकार को कहीं हो रही है, हनन हो रही है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट है यह उस अधिनियम का, उस कानून का क्या करेगी, न्यायिक पुनरावलोकन करेगी। कहने का मतलब है कि उस अधिनियम, उस कानून को पूरा पढ़ेगी और उसे लगता है कि ये अवैध है तो इसे क्या कर देगी, इस अधिनियम को समाप्त कर देगी, या फिर वो जितना अवैध है, जितना उल्लंघन करता है वह उतना ही क्या होगा, निष्प्रभावी होगा। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। यह भावना, यह फीलिंग कहां लिखी हुई है। अब ये न्यायिक पुनरावलोकन हमारे संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में यह शब्द नहीं लिखा हुआ है। एक ही खाली और खाली कहीं है, भावना है। और आप भावना कौन सा अनुच्छेद का माइन है, अनुच्छेद 13 का माइन है। आप इन कह सका कि आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, सरकार ने कोई कानून बनाया, उस पर क्या लगा दिया इन्होंने, ग्रहण लाग्यो, कौन लाग्यो, अरे ग्रहण थोड़ो सो भी लग गए, ग्रहण पूरो भी लग गए, कौन समझ में। जैसे अभी पूनम ने चंद्र ग्रहण है ना, तो कई बार तो चंद्र ग्रहण हुआ पूरा चांद ने गायब कर दे, और कई बार पूनम ने आधो चांद दिखे या कोर कौन दिखे भी, तो वो तो हो गया आंशिक ग्रहण, और पूरा हुआ बोले पूरा ग्रहण। तो क्या मतलब है कि जतो ग्रहण लाग रहे है, इस कानून के माध्यम से अधिकारों पर जितना ग्रहण लग रहा है उतना ही वो कानून क्या होगा, निष्प्रभावी होगा, शून्य होगा। कौन समझ में आएगी, समझ में आई। कहने का मतलब है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में अगर कोई कानून या विधि बनाई जाती है जो कि अधिकारों का क्या कर रही है, असंगत है अधिकारों से, तो वह कानून उतना ही
निष्प्रभावी होगा उतना ही शून्य होगा। अतः सरकार मूल अधिकारों को कानून बनाकर संशोधित नहीं कर सकती, उसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर वो अधिकारों पर छेड़छाड़ कर सकती है ना। तो लिखो, आप एक बात लिखो, इसमें अनुच्छेद 13(1), 13(2), 13(3), 13(4) अनुच्छेद है मैं, और हमारी कोशिश है कि तने चारों की बात नहीं एक में समझा दूं, लेकिन अनुच्छेद 13(4) पढ़ेंगे है ना, क्योंकि उसमें एक मामला चला था, उस मामले के तहत वो जोड़ा गया था ना। तो लिखो आप, अनुच्छेद 13 लिख दियो। हाँ, इसके अंदर लिखो, मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत तथा इसका अल्पीकरण करने वाली तथा इसका अल्पीकरण करने वाली विधियां तो लिख दो, विधिया लिख दो, क्या लिखो, मूल अधिकारों से असंगत तथा उसका अल्पीकरण। अल्पीकरण को मतलब समझ गया, कम, अधिकार ने कम कर रही है, या तो मूल अधिकारों का ही असंगत है या फिर बिन कम कर रही है मूल अधिकार ने, वो विधि है, उनमें क्या है। तो अब नीचे लिखो 13(1), लिखो अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(1), और इसके सामने लिखो एरो लगा के, लिखो संविधान लागू होने से ठीक पूर्व। अब संविधान लागू हुआ था, तो लागू होने से पूर्व 1935 के अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत शासन प्रणाली चल रही थी। अब मान लो उनमें कोई ऐसा उल्लेख है या ऐसा कोई प्रावधान है जो अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उतना ही निष्प्रभावी हो जाएगा, है ना, आजादी के या संविधान लागू होने के बाद। तो क्या लिखा, संविधान लागू होने से ठीक पूर्व भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधि, कंफ्यूज मत हो जाओ, बाहर आगे लिखा ए जगह 1900 प्रवृत्त विधि, कोष्टक में लिख लो भारत शासन अधिनियम 1935। भाई, स्वतंत्रता से पहले, संविधान लागू होने से पहले हमारा जो शासन व्यवस्था थी वो इसी तो कानून के तहत चल रही थी, है ना। कोष्टक में लिख दो, इन कोष्टक कर दो बंद। प्रवृत्त विधि इस भाग के असंगतता की सीमा तक, पाची बोलो, एक लाइन पाची बोलो, प्रवृत्त, हाँ, इस भाग के असंगतता की सीमा तक शून्य अथवा निष्प्रभावी होंगे, शून्य अथवा निष्प्रभावी होंगे। कहने का मतलब है, मैंने कहा था शासन व्यवस्था 1935 के शासन के तहत चल रही थी, अब संविधान अपना बनकर तैयार हो गया, तो अब मतलब थोड़ी कि साबित खत्म कर दियो, नहीं, जो व्यवस्थाएं थी जो संविधान में नहीं बदली गई थी, जो बाकी इसी के तरीके से चल रही थी, अगर मान लो उन व्यवस्थाओं में अधिकारों का हनन होता, तो इसमें जो भी बात है जो मूल अधिकारों से असंगत है या उसका अल्पीकरण कर रही है, वह विधि ऑटोमेटिकली क्या होगी, उतनी शून्य होगी, निष्प्रभावी होगी। फिर लिखो 13(2), अनुच्छेद 13(2), और अनुच्छेद 13(2) में लिखो राज्य कौन है, तो थाने बता दियो राज्य कौन है, बार बार कौन बताऊंगा राज्य कौन है। राज्य शब्द आते हैं अनुच्छेद 12 दिमाग में आना चाहिए ना। लिखो अनुच्छेद 13(2), और इसके एरो लगा के सामने लिखो राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई भी विधि का मतलब कानून, विधि को मतलब बट मध्य जो कानून हुआ है ना, राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनती हो, या इतना लिख दो, अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो या सीमित करती हो। राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनती हो, ओब्लिक सीमित, ओब्लिक
न्यून ओब्लिक कम करती हो। कहने का मतलब है कोई सा भी शब्द दिया जा सकता है ना, सीमित करना कह दो, चाहे कम करना कह दो, चाहे छीनना कह दो। छीनने का मतलब तो हो गया पूरा का पूरा अधिकार छीन लिया। अब कोई मान लो कि उस अधिकार को कम करती हो, या न्यून करने का मतलब क्या होता है, कम करती हो या निष्प्रभावी करती हो या शून्य करती हो, तो वह क्या होगा, उतना ही। अच्छा, इसमें तो यह लिखा हुआ कि राज्य ऐसी कोई भी विधि का निर्माण नहीं करेगी जो कि अधिकारों से क्या हो, असंगत हो, है ना। फिर लिखो 13(3), 13(3), 13(3। तो भारत के राज्य क्षेत्र में थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझ पर जोर देना है ना, भाषा समझ में को लिखाना की। 13(3) में क्या लिखा आपने, भारत के राज्य क्षेत्र में कानून का प्रभाव रखने वाला कोई आदेश, कानून का प्रभाव रखने वाला कोई आदेश, कानून का प्रभाव रखने वाला कोई आदेश, आदेश कोमा लगाता लिखता है जो उपविधि, कोई आदेश, उपविधि, अध्यादेश, उपविधि, आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना, आदेश, उपविधि, अध्यादेश, अधिसूचना, रीति रिवाज, रीति रिवाज, कोई प्रथा, कोई प्रथा, 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 कोई भी प्रथा, कानून, कानून माने जाते हैं, कानून माने जाते हैं। कौन समझ में आई लाइन, है ना। अब जैसे मान लो कोई जनजाति है, जनजाति है, जनजातियों की अपनी कल्चर होती है, अपना धर्म होता है, अपने रहने सहने की परंपराएं होती है। अब मान लो कोई आदिवासियों की कोई ऐसी जनजाति है जिसके अंदर कोई ऐसा कोई नियम या कोई ऐसी परंपरा है जो कि ऐसा लगता हो कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, क्योंकि भाई जनजातियां भी तो हमारे भारत के नागरिक है, उनके भी तो मूल अधिकार है, संविधान ऑटोमेटिकली उनको भी मूल अधिकार प्रदान करता है। तो आपने देखा होगा कई प्रकार की प्रथाएं होती है, जैसे मान लो सती प्रथा है, भी को मोटियार मर गयो तो अभी लुगाई ने काहे करी ला रहे, सती करी। तो सती करने से क्या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है, हो रहा है, तो वह उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह उस जनजाति की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। वो प्रथा है, अरे सती प्रथा को तो एक उदाहरण दियो, सती प्रथा बंद है 1829 में लौट गए हैं, तो वो जनजातियों में है, थे में जनजाति में कौन की नहीं जा, जनजातियां पहाड़ों में रहती है, समझ में आई। जैसे भील है, अरे ये जो जनजातियां होती है ना जो पहाड़ों में रहती है, ये समाज की मुख्य धारा से अलग रहती है। जैसे हम लोग रहते हैं क्या, वैसे वो जनजातियां रहती है क्या पहाड़ों में, नहीं, उनके रहने सहने का तरीका अलग है, जो हम खाते हैं वो नहीं खाते, उनके भाई खाने पीने की चीजें अलग होती है। जैसे हम शादी करते हैं वैसे वो शादी नहीं करते, हाँ उन पर लागू नहीं हो। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर एक जनजाति है सेंटलीज, वहां पर कई जनजातियां पाई जाती है, एक जनजाति है जिसका नाम है सेंटलीज। अब अनुच्छेद 19 तो हमें क्या देता है, पूरे भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन आप अंडमान निकोबार द्वीप के उस द्वीप पर नहीं जा सकते जहां सेंटलीज जनजाति रहती है। ये तो आपके अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ कि आपको सेंटलीज द्वीप पर नहीं घूमने दिया जा रहा है, क्योंकि आपको तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता देता है भारत में घूमने की, लेकिन इन पर उचित युक्ति युक्त क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई सेंटलीज, अच्छा कई लोग था जाएंगड़ा क्यों मैं जावा वे पाछा ही गुने या अबे बांध लिया, खा लिया, पी लिया, मांगो राम जाने सेंटलीज ने। एक अंग्रेज वो गयो जो वो कोई जहाज जो कोई वीडियो भी है कई यूट्यूब पर वगैरह के वो जहाज न्याय बाबी द्वीप के करने जावी, तो बन्नू लोग आया काला काला बे बागड़ा आदि मानने वाला आर भाला फेंका भी नाव के ऊपर, वो नाव ले थू अरे मारी। तो मुझे तो ये बताओ क्या हमारा उस द्वीप पर जाना सही है? हम जाना शुरू कर दिया, मान लो उन्होंने हमारे साथ संबंध बना लिया,
आपा जाबा लग्या मिलवा भाईचारो हो गयो दोस्ती होगी। अब वे लोग जगह खाली अतो सिस्टम रखे वे अपन टी शर्ट शर्ट में देगी यहाँ की तो वे पैरी कौन पैरी पैरी धीरे 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 वो क्या होंगे परिवर्तित हो जैसी। कहने का मतलब है कि हमारे राष्ट्र की जो सांस्कृतिक धरोहर है उस धरोहर को हम समाप्त कर रहे हैं और सरकार चाहती है कि यह सांस्कृतिक धरोहर रहनी चाहिए क्योंकि अरे पुराना लोग है आज भी वो उन्हीं मन अरे आदि मानव का टाइम का है वे लोग बट मन कोंठा के मोबाइल नाम की कोई चीज हुआ है टावर हुआ है वहां के लिए तो बे चिड़िया बे सांप बे गोयरा बे है पानी पकड़ा पानी खावे मजा मारे दुख कौन पावे बे खुश है बहुत ज्यादा और उनकी खुशी में वो खुश रहना भाई उनका भी तो अधिकार है तो उनके अधिकार को आप हनन नहीं कर सकते चाहे आपके अधिकारों का हनन होता होगा। नहीं जा रहा हो तो ना ठाप पड़ी हाँ बे झिंगे लाला हुरूरी करे। अब लिखो अब आप एक लाइन लिखो आगे लिखो लिखो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा वैसे इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन आप लिख लो क्योंकि अभी पूछा गया था अभी सेकंड ग्रेड प्री में पूछा गया था कि गोलकनाथ निर्णय के प्रभाव के कारण कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था किस अनुच्छेद में नियम बदले गए थे। तो अनुच्छेद मूल संविधान में तो ये अनुच्छेद 13(1), 13(2), 13(3) ही थे लेकिन फिर अलग से संविधान संशोधन करते हुए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया 13(4). अब 13(4) में क्या लिखा हुआ है वो आपको भी लिखने के बाद समझ में आएगा तो लिखो आप क्या बात लिखी आपने। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 24वें संविधान संशोधन द्वारा 24वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था तो 24 है ना 1971 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया यह अनुच्छेद गोलकनाथ निर्णय अपन पढ़ेंगे आगे ये केस पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया था गोलकनाथ निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए जोड़ा गया। यह अनुच्छेद गोलकनाथ निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए जोड़ा गया। गोलकनाथ निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए जोड़ा गया। अब मुझे यह बताओ कि सरकार कितनी प्रतिबंधित है अधिकारां ले छेड़छाड़ कौन कर सके। अब आगे कई घटनाक्रम उसी जगह कारण सरकार ने छेड़छाड़ करनी पड़ी। अब लिखो 13(4) अनुच्छेद 13(4) और उसके आगे एरो लगा के लिखो। अरे वो तो जोड़ियो आपा अब लिखा 13(4) में कहीं लिखेड़ो है 13(4) और 13(4) में एरो लगा के लिखो आप। इस अनुच्छेद में कही गई कोई भी बात किस अनुच्छेद में 13 में इस अनुच्छेद में कही गई कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन। तो 368 के अधीन क्या होता है संविधान संशोधन। इस अनुच्छेद में कही गई कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। भाई मूल अधिकार सीमित कर सकेगी अपनी सरकार। अब बार तो क्या कौन कर सके कोई कानून भी बना रही है कि अगर वो मूल अधिकार के कहीं है असंगत है को अल्पीकरण कर रही है तो ऑटोमेटिक वो काइयों से शून्य निष्प्रभावी होगा। लेकिन अनुच्छेद 13(4) में क्या लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद में कही गई कोई भी बात यानी ऊपर जगह आप लिखी नहीं थी बात 13(3) तक की इन बातों को जोड़कर इस अनुच्छेद में कही गई कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अर्थात आप मूल अधिकारों को कानून बनाकर सीमित नहीं कर सकते
लेकिन संविधान संशोधन करके आप अधिकारों को कम ज्यादा बेसी कुछ भी कर सकते हो। अर्थात नीचे लिखो, नीचे वाली लाइन में लिखो अर्थात, नीचे वाली लाइन में लिखो अर्थात संविधान संशोधन करके, अर्थात संविधान संशोधन करके, संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। कानून का मतलब हो गया अधिनियम बनाकर संसद, है ना। अर्थात संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, परंतु कानून बनाकर, यानी कि अगर अधिकारों के अंदर कुछ उठापटक करनी है तो सरकार कानून बनाकर कर सकती है, या फिर उसे अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। मान लो संशोधन करना है अधिकारों के अंदर, तो वो सामान्य कानून बनाती है, उस प्रकार बनाकर कर लेगी, या 368 की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। हाँ, 368 की प्रक्रिया अपना कर ही वो क्या कर सकती है, अधिकारों को सीमित कर सकती है, कम कर सकती है, न्यून कर सकती है, शून्य कर सकती है, लेकिन कानून बनाकर नहीं कर सकती। परंतु कानून बनाकर मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, परंतु कानून बनाकर मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई कि अनुच्छेद 13(4) में कहीं लिखे दिए 13(1) में तो क्यों कि थाका मूल अधिकारान कोई कौन छेड़ सके, 13(2) में क्यों कि अगर सरकार कोई कानून बनाओ जगह मूल अधिकारों को हनन करे तो भी को मैं कहीं कर सका, न्यायिक पुनर्वलोकन कर सका। चौथो जनजातीय के हित, तीसरो जो जनजातीय के हित में भी बात कर गयो, है ना। लेकिन अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है कि जकी थे ऊपर बाता पड़ी नहीं, बे बाता को सारांश की कोनी, मैं संविधान संशोधन कर बाता बेड़ी कर सका था काली ने। और समझ में आई। अब भी कहने का मतलब है, अभी अपन ने क्या कहा कि मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, न्यून नहीं किया जा सकता, है ना, इनको समाप्त ये अधिकार नहीं छीने जा सकते। लेकिन संसद अगर संविधान संशोधन करे, 368 की प्रक्रिया को अपनाए, तो वो अधिकारों को क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है, कम कर सकती है, न्यून कर सकती है। किसके तहत कर सकती है, तो अनुच्छेद 368 के तहत कर सकती है, अन्यथा वो नहीं कर सकती। अति बात ध्यान में रखनी। अब लिखो महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। देखो इस अनुच्छेद 13 में इस अनुच्छेद 13(2) में कहा लिखो, 13(2) में आपका, हाँ तो 13(2) लिखो, 13(2) क्या लिखा आपने, इस अनुच्छेद 13(2) में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अंतर्निहित है, लिखा हुआ नहीं है ना, अंतर्निहित है। अनुच्छेद 13(2) में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अंतर्निहित है, अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। अर्थात न्यायालय कौन सा कानून कितना अविधि मान्य है, कौन सा कानून अविधि मान्य है, अविधि, कौन सा कानून अविधि मान्य है, सॉरी कितना कान लिखे, एक बार पाचो बोलो, कौन सा कानून कितना अविधि मान्य है एवं कितना विधि मान्य है, एवं कितना विधि मान्य है, इसका निर्णय न्यायपालिका करेगी, इसका निर्णय न्यायपालिका करेगी। नीचे नोट लगा के लिखो, NOTE नोट, नोट लगा के लिखो, संविधान
संविधान में, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यह संविधान में अंतर्निहित है। शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि संविधान में अंतर्निहित है अर्थात व्यवस्था है। अंतर्निहित है अर्थात व्यवस्था, या किया न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अंतर्निहित है अथवा व्यवस्था है। लिख दियो, अति बात याद रह जाएगी। अच्छा, यह पूछा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन का सबसे पहले प्रयोग किस देश ने किया? आपको यह पूछ ले कि भारत वालों ने न्यायिक पुनरावलोकन की परंपरा अपना रखी है, किस देश को देखकर अपनाई है? वो भी संविधान के स्रोत में लिखा है, ब्रिटेन। तो ये सबसे पहले 1894 में अमेरिका के न्यायालय में आया था ना, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। और इस धरती पर अगर पहला कोई लोकतांत्रिक देश बना था तो वो बना था अमेरिका। तो आपने जता भी नया नया लोकतंत्र का देश है नहीं, के लिए एक आइडल है कौन? अमेरिका। तो आप अमेरिकन कॉपी पेस्ट कर अन्य चीजें डालता जावा। जाने अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन आयो, आप अपना भी डाल दियो कि मैं भी कहीं कर सका, न्यायिक पुनरावलोकन कर सका, है ना। तो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा या स्वतंत्र न्यायपालिका, ये अवधारणा कहां से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है ना। अब आप लिखो आप समानता का अधिकार, हेडिंग लगाओ। हाँ, अरे हाल तो के लिखे को नहीं। अब बात देखो, 2 घंटा को बोलियो ना। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको चाहिए अनुच्छेद 14 से 18 तक। टेस्ट ले ले, बनावा पेपर। हाँ, नींद आओ तो भया नींद ले ले, घर जा। हाँ जा, नींद ले ले। उठे क्यों सुबह? उठना ही बनियो। कई काम आपन दुख हुए, आपा कौन करनी चाहवा, लेकिन करा ना, करना पड़े क्योंकि जरूरत है अपनी। घणो ही मन कौन करे, सुत्या रेवा, लेकिन दा भी अनु लगे कि उठनो पड़े। मत तो उठावे, मत कोई को उठे, फालतू बार नहीं मारकर। लिखो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अब बताओ समानता के अधिकार का मतलब क्या है? हाँ, सब समान नहीं को मतलब वही है। हाँ? मान लो कि आप में से कोई विकलांग है, तो क्या जो विकलांग है और जिसके दोनों पैर है, दोनों हाथ है, समान है वो? क्या उसके लिए जो प्रावधान होंगे, आपके लिए प्रावधान होंगे, क्या समान रखने चाहिए? नहीं नहीं सर जी, मैं भी मानना कौन रखना है, कहीं थाना और थोड़े बराबर रख सका कि नहीं। आंका मामला में छोरा के साथ भेदभाव हुआ कौन हुआ नहीं, क्या कौन हुआ? ज्ञान की अबार गेलो जी स्कूटिया बांटी थाने दी, कोई ने दी, भेदभाव कौन करो? समानता को नियम कटे। तो कहने का मतलब है, समानता का मतलब क्या है? यहाँ पर समानता का मतलब समझना आपको कि समानता का मतलब है समान लोगों के साथ, समान लोगों के साथ समान व्यवहार के साथ समान व्यवहार। बात समझ में आई क्या? समान लोगों के साथ समान व्यवहार, यानी लुगैया है, छोरे है, तो ये आपस में समान है। ते छोरा हो तो आपस में समान हो, विकलांग है तो वे आपस में समान है ना। तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यानी कि मान लो कि न्यायालय जैसे ना सा कई कानून बने हुए है ना। जैसे मान लो कि आप जाओगे न्यायालय में, चले गए, आप गरीब हो या फिर मान लो ते पीछड़ हो। अब अगर कोई विधवा महिला या फिर कोई लड़की अगर सर्वोच्च न्यायालय या आपके यहाँ जिला न्यायालय या राज्य के हाईकोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय जाती है तो उसको निःशुल्क कानूनी सहायता मिल जाएगी। लेकिन थे जाओ तो निःशुल्क कानूनी सहायता कौन मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब है समान लोगों के साथ कैसा होना चाहिए?
समान व्यवहार होना चाहिए, है ना। पहली बात तो अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो समानता है, इस समानता में विभेद किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विभेद किया जा सकता है, भेद किया जा सकता है। और भेद भी कैसा होना चाहिए? नहीं, उचित, युक्ति युक्त। कैसा होना चाहिए? उचित, युक्ति युक्त विभेद होना चाहिए। और इस विभेद की भाई स्थितियां कैसे है? तो एक तो प्रकृति मायने रखती है, नेचर मायने रखता है कि नेचर कैसा है। जैसे जनजातियों का नेचर प्रकृति है और हमारे यहाँ समाज के मुख्य भाग में रहने वाले लोगों की प्रकृति है। तो क्या एक जैसी थोड़ी है? नहीं है। टीएसपी वालों के लिए अलग प्रावधान, नॉन टीएसपी आपने सुना होगा, एग्जाम फॉर्म भरो, नॉन टीएसपी की कट ऑफ कम जावे, टीएसपी की कट ऑफ ज्यादा जावे, बंदे की गणई आगे एक दो सलाम देखभाल मिलती है ना। तो एक तो प्रकृति आधार होती है, एक परिस्थितियां मायने रखती है। अगर ये ओ एकदम सब गरीब है, ओ पीछाड़ो है, तो सरकार अंग मायन विभेद कर सी, समान को नहीं सरकार के नजर में दोनों। क्या मतलब वो है? क्योंकि समानता के अधिकार का मतलब क्या है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार, अर्थात इसका जो व्यवहार है वो इसके जैसे गरीब लोगों के साथ में किया जाएगा, और इसका व्यवहार है वो पैसे वालों के साथ जैसा व्यवहार किया जाएगा वैसा किया जाएगा। हाँ, अब आगे पढ़ से आप अनुच्छेद 15, 16 बहुत सारे पढ़ेंगे, है ना। तो अपने को पहली बात तो ये ध्यान में रखने की, समानता का मतलब क्या है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार। तो आप ऐसे है ना हेडिंग लगाइए ना, तो इसके नीचे ऐसे एरो कर, समानता के नीचे एरो करके लिख दो ये बात लिख दो, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। सीधे लिख दो, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। लिख दिया, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। अर्थात नीचे लिखो, नीचे वाली लाइन में एरो लगा के लिखो, अर्थात उचित, युक्ति युक्त एवं उद्देश्यपूर्ण, अर्थात उचित, युक्ति युक्त, उद्देश्यपूर्ण विभेद किया जा सकता है। अर्थात उचित, युक्ति युक्त विभेद, अर्थात उचित, युक्ति युक्त, हाँ, उद्देश्यपूर्ण विभेद किया जा सकता है। विभेद किया जा सकता है। जैसे चुनाव लड़ने की बात करें, मान लो कोई के 3 टावर है, तो वो क्या चुनाव लड़ सकेगी? कौन लड़ सके? मैं क्यों लड़ सके? 1995 से पहले प्रावधान था। 1995 में क्या प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अब बाद ले लोग फूक गया सुप्रीम कोर्ट, कट फूका कि ये तो हमारा अधिकार है, हम चाहे जितने जन्मे। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों था ना, कौन रोक्यो? जाओ 1 क्यों 2 क्यों 50-50 जन्मों में तो केवा थे चुनाव कौन लड़ सको, है ना। केवा मतलब समझेगी क्या? कौन समझे, है ना, समझ गया? ठीक है जना, आगे लिखो, अनुच्छेद 14 लिखो, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 लिख दिया, लिखो। भारत के राज्य क्षेत्र में, अरे पहले लिख ले, बात मत कर। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, देखो व्यक्ति शब्द आ रहा है, नहीं कि नागरिक, किसी भी व्यक्ति को विधि के, देखो ये दोनों है ना जो वाक्य अंडरलाइन कर लेना ना, विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। विधियों के समान संरक्षण से वंचित
वंचित नहीं किया जा सकता। और ये महत्वपूर्ण आपके लिए कौन सी विधि के समक्ष समानता और विधियों से समान संरक्षण। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि विधियों के समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समानता, यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है। तो कौन सा अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता विधियों के समान संरक्षण की बात कहां की गई है? तो अनुच्छेद 14 में। और यहां पर व्यक्ति का मतलब क्या हो गया? कहां का भी नागरिक हो, है ना, विश्व का प्रत्येक आदमी के लिए बात की गई है, हर आदमी के लिए। अगर मान लो अमेरिका का कोई नागरिक यहाँ घूमने आया हुआ है या पाकिस्तान का कोई नागरिक यहाँ घूमने आया हुआ है, तो उसको विधि के समक्ष समान नहीं रखे गए। आप जितना आप भारतीय कानून के लिए बराबर हो, उतना ही वो पाकिस्तान का नागरिक भी उतने बराबर है। जितना आपको अपने संरक्षण का बचाव मिलेगा, उतना ही उसे को मिलेगा। कहने का मतलब है यह जो अनुच्छेद है 14, वह सभी लोगों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान का आदमी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे कहीं का भी हो, सबको ये प्राप्त है। और मैंने आपको संविधान के स्रोत पढ़ाए थे, तब मैंने कहा था कि विधि के समक्ष समानता वाली जो बात है, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संविधान से तो क्या ली गई है? ब्रिटेन में एक व्यक्ति है, बहुत ही बड़ा राजनीतिज्ञ हुआ है, जिसका नाम है डाइसी। डाइसी की पुस्तक है द रूल ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। इस पुस्तक से ये बात ली गई है, विधि के समक्ष समानता वाली, है ना। तो कौन ध्यान में रखना? डाइसी ने द रूल ऑफ लॉ ने कौन ध्यान में रखना? बस अतो ही ध्यान में रखना है, विधि के समक्ष समानता विधियों के समान संरक्षण। ये दो बातें कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। हाँ, स्टार लगा इंपोर्टेंट कर दो। अब व्यक्ति और नागरिक को मतलब तो समझ गया, है ना। अब जो हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 15, तो वो किसके लिए होगा? नागरिकों के लिए है या व्यक्ति के लिए? हाँ, नागरिक के लिए। तो अपन पहले वो लिख लेते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद थे रे जो केवल नागरिकों के लिए है? हाँ, 15, 16, 18, 2, 19, 29। ये ध्यान में रखना है ना। तो नीचे नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, अनुच्छेद 15, 16, 18, 2, 19, 29। अनुच्छेद 15, 16, 18, 2, 19, 29। यह केवल नागरिकों को प्राप्त है, न कि व्यक्ति को। यह केवल नागरिकों के कोष्टक में लिख लीजिए, इंडियंस, भारतीय। यह केवल नागरिकों को प्राप्त है, न कि व्यक्ति को। अब व्यक्ति और नागरिक का अर्थ तो समझते ही हो आप, समझ गया कि? लिखो, फिर नीचे लिखो, अगली लाइन में लिखो, आप लिखो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अगली लाइन में लिखो विधि के समक्ष समानता, कोष्टक में लिखो ब्रिटेन। कहां से कॉपी पेस्ट है ये? ब्रिटेन। विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत, का सिद्धांत, का सिद्धांत, का सिद्धांत डाइसी की पुस्तक, डाइसी की पुस्तक रूल ऑफ लॉ में मिलता है। डाइसी की पुस्तक रूल ऑफ लॉ में मिलता है, रूल ऑफ लॉ में मिलता है, रूल ऑफ लॉ में मिलता है। डाइसी की पुस्तक रूल ऑफ लॉ में मिलता है। फिर लिखो अगली लाइन में विधियों से समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, सामने लिखो यह है अमेरिका, यह है अमेरिका के संविधान से लाया गया है विधियों से समान संरक्षण। और सामने लिख दो यह है अमेरिका के संविधान से लाया गया है, जिसका अर्थ समान व्यवहार करेगा कानून होता है, जिसका अर्थ समान व्यवहार करेगा कानून। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, समान व्यवहार करेगा कानून।
समान व्यवहार करेगा कानून। तो अगर वास्तव में देखा जाए ना, तो ये जो समानता का अधिकार है या समानता का जो सिद्धांत है ना, ये अनुच्छेद 14 में ही लागू होता है। अनुच्छेद 14 है जो समानता को अपने आप में समेटे हुए है, जो कि ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे अंटार्कटिका का हो, चाहे नॉर्वे का हो, चाहे यूक्रेन का हो, चाहे फिलिस्तीन का हो, चाहे गाजा पट्टी को हो, उनको किससे, विधि के समक्ष समानता, अर्थात जो भी कानून है उसके समक्ष उन्हें भी समान रखा जाएगा और उनको भी विधियों से समान संरक्षण का अधिकार दिया जाएगा। कि मतलब है कोई भेदभाव कौन कर रही हो। बाकी आगे पढ़ से अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 एक कठिन न कठिन भेद करता दीक्षिता ने। जैसे अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा जाएगा कि भाई धर्म वगैरह, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन लड़कियों के और बच्चों के संदर्भ में विभेद किया जा सकता है। तो वो समानता थोड़ी होगी बा, है ना, मूल रूप से समानता वो नजर नहीं आती है ना। तो आप लिखो, अरे मंठा है गणो करता है, देखो तो आगे लिखो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के संबंध में, अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के संबंध में, अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के संबंध में, समानता के अधिकार के संबंध में संबंध में मूल सिद्धांतों को स्थापित करता है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकारों, समानता के अधिकार के संबंध में क्या लिखा गया, मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांतों को स्थापित करता है। यह प्राकृतिक न्याय का समर्थन करता है, नेचुरल जस्टिस है ना, यह प्राकृतिक न्याय का समर्थन करता है, यह प्राकृतिक न्याय का समर्थन करता है। अब मुझे यह बताओ, अनुच्छेद 15 है वो व्यक्ति को प्राप्त है या नागरिकों को प्राप्त है? तो नागरिकों को प्राप्त है। और इसमें क्या क्या, तो देखो मूल संविधान में जब अनुच्छेद 15 जोड़ा लिखा गया था ना, देखो अनुच्छेद 15 में क्या है, तो ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 15, अब ये जो अनुच्छेद 15 है ना, इस अनुच्छेद 15 में मूल संविधान के दौरान बात करें तो एक तो था अनुच्छेद 15(1), एक था 15(2) और एक था 15(3). इतने थे ये मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को। फिर कालांतर में इसमें 15(4) जोड़ा गया, फिर 15(5) जोड़ा गया और फिर 15(6) जोड़ा गया। तो अब इसके अंदर ये जो 4 है और 6 है, ये 6 वाला जो प्रावधान है ये विशेष है, क्योंकि यह अभी हाल ही में दिया गया था। और ये हाल ही में जो भी आप में से जनरल वाले बैठे हैं, जिन्होंने अपना वो कौन सा ईडब्ल्यूएस वाला बना रखा है ना, वो ईडब्ल्यूएस वाले प्रावधान इस 15(6) में, 16(6) में तो है नौकरियों में ईडब्ल्यूएस, और 15(6) में सरकारी शिक्षण संस्थानों में और निजी शिक्षण संस्थानों में आपका ईडब्ल्यूएस। क्या आपके ईडब्ल्यूएस को कॉलेज में जब कट ऑफ जाती है तो उसमें भी आरक्षण दिया जाता है क्या? तो वो कहाँ, किसके तहत दिया जाता है? वो अनुच्छेद 15(6) के तहत दिया जाता है। किसके तहत दिया जाता है? सरकारी शिक्षण संस्थानों में या निजी शिक्षण संस्थान, जैसे मान लो कि आप आईआईटी करने गए किसी निजी कॉलेज के अंदर, किसी निजी महाविद्यालय में, तो वहां पर भी जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एससी ने ना कैटेगरी के हिसाब लेसी। क्यों लेसी? क्योंकि ये बात कौन सा अनुच्छेद में लिखेड़ी है? अनुच्छेद 15 में लिखा गया। और अनुच्छेद 15(1) में क्या लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, कहां पर? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और से धर्म के आधार पर, और 5 आयाकर आधार है, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म और एक और आधार है। इन आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाँ, लिंग के आधार पर, सही है, लिंग के आधार पर, जैसे पुरुष स्त्री, जैसे हिंदू मुसलमान,
जैसे मूल वंश का मतलब है कि मान लो मेरा लेना देना कुछ है, मैंने अलग से नाम चेंज कर लिया, तो मेरा मूल संबंध मान लो ST SC से रहा हो, तो आप मेरे साथ उस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म स्थान थे तो कह दो कि वो तो मुसाणाम जन्मेड़ो है, मैं तो यूं कौन, मैं तो सातक देवा, यूं तो भूत ही भूत है, तो आप मेरे जन्म स्थान के आधार पर भी मेरे साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब मैं किस जाति से बिलोंग करता हूं, उस जाति के आधार पर आप मेरे साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर भेदभाव करते हो तो ये कानूनी अपराध है और आपको मेड़ता के चक्कर कटाए जाएंगे। हाँ, मेड़ता है अपना न्यायालय, तो कहाँ के चक्कर काटने पड़ेंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में जाति, जन्म स्थान, मूलवंश, धर्म, लिंग आदि के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ऐसा सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं होगा। कहां पर नहीं होगा, सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल क्या है, सार्वजनिक है। मान लो कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, तो वो क्या है, वो भी क्या है, सार्वजनिक स्थान है वो। अरे वो सेवा जनता के, आप पीछे कमाबंद को दुकान खोलेड़ी है, नहीं तो बाप भी कहीं है सार्वजनिक जगह, क्योंकि वहां हर कैटेगरी, हर व्यक्ति वहां पर भ्रमण करता है। तो वहां पर भी क्या नहीं किया जा सकता, जाति, जन्म स्थान, मूलवंश, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चों और महिलाओं के आधार पर थाका छाता काई कर सका, मैं भेदभाव कर सका। तो कहने का मतलब है अनु 15(1) 15(2) को अपवाद कौन है, 15(3) अपवाद है। पहले तो क्योंकि जाति, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, धर्म, लिंग छोरी आदमी के में भेदभाव कौन करा, पच के हुए मैं लिंग आधार में भेदभाव कर सका था साथ। तो ये बात ना समझना है, दिमाग में रखना है। रख लिखोगी, लिखो 15(1), अरे लिखो लिखो, काल रिवीजन करा पाचो तने पढ़ाऊं आधी घंटो तो यहाँ नहीं जा पड़ी। लिखो अनुच्छेद 15(1), लिखो 15(1), भारत के राज्य क्षेत्र में आंगा वांगा हूं हाँ ही कतो ही बोल मारे की फर्क ना पड़े, है ना। अब वो थाके फर्क काई पड़े काई कौन पड़े, अभी मन कोई मतलब नहीं। मन कीड़ है कि 12 बजे पहले कोड निकलना, तो मैं कौन नहीं निकलू, हाँ कौन निकलू, मैं 12-10 मिनट बेसी खड़ी रहूं। थे मन ध्यान शो कर रहे हो ना कि धापगा धापगा पस मारो मन करे कि धापेड़ा तो ये और धपाओ बेटा ने, समझ रहे होगी। अरे यहाँ क्यों ना सर्दी थोड़ी देर और पड़ो फटके को निकल जैसी बटो, हाँ पढ़िया तो हाल पढ़िया 12 बजे तक पढ़िया। देखो 15(1) लिखा, लिखो भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी नागरिक के साथ, भारत के राज्य क्षेत्र में, देखो व्यक्ति नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, कहने का मतलब है मान लो कोई पाकिस्तानी आया हुआ है तो हम उसके साथ उसके जन्म स्थान, उसके धर्म, मूल जन्म स्थान के प्रति काय कर सका, हाँ कर सका, तो पाकिस्तानी है। लेकिन थे कहीं कोई भारतीय कह सको कि तू पाकिस्तानी है, आप भेदभाव कौन कर सको, है ना। जैसे शाहरुख खान के साथ किया जाता है कि शाहरुख खान के वो कहते हैं माता पिता है वो पाकिस्तान से आए थे, लेकिन ये नहीं पता कि उन लोगों को कि शाहरुख खान के नाना जी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अंदर सेनापति थे। वो कौन था, शाहरुख खान पर यहाँ तो थे घनी गड़िया काट लो, लेकिन वो कौन था कि शाहरुख खान को नानो देश की आजादी तक लड़ेड़ो आजाद हिंद फौज के में। हाँ तो नाना बिन्या वो आ जातो कि शाहरुख खान है, तू ताना दादा बिन्या आ जातो कि तार दादा यहाँ तू आयो है, तो पापा बार में कहती हूँ कटू आया, पर लंबी सोची जाए। अबार हाथों हाथ करो जगह पशु वनी पशु बे अबार की सोचा करे, मिनक वनी जगह आगे की सोचा करे। डांडा हुए जान गंडक है तो भी गंडक के कोई टेंशन थोड़ी है कि हमारे 3 टाबरा स्कूल भेजना है, बाकी फीस भरनी है, बान पालना है, बाको ब्याह करना, बान टेंशन थोड़ी है। बांका तो एक ही टेंशन है गंडका के रोटी पेट भरना है, क्योंकि आवश्यकता बांका बाहर की है। लेकिन थे अने ब्याह करना है टाबरा का ब्याह करना है, करना कत्ता ब्याह करो कत्ती टेंशन है, ते नौकरी की तैयारी करवानी यानी थोड़ी आईडो, आप मोह माया फसेड़ा हो। हाँ 15(1) लिख दियो पूरो। नागरिक के साथ केवल, अब अंडरलाइन कर लेना इंपोर्टेंट है, इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। बाकी अगर इनमें से कोई अलग आधार है तो आप भेदभाव कर सकते हो, मतलब समझ रहे होगे।
केवल केवल ये 5 आधार होने चाहिए, इनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। छठो कोई आधार है तो भेदभाव करो भला। जैसे भेदभाव होता नहीं होता, किसी काले बच्चे का नाम कालू निकाल दिया जाता है, भेदभाव ये भी के साथ है तो है। देखो भी नाम गौरी शंकर निकालना चाहिए, देखो अभी सुना है कालियाना 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 है, जबकि आपने तो प्रेम को शब्द है। अब बात हुई भारतीय क्रिकेट टीम के मैन, गेल ने कहा कि अपना 2-4 काड़ू काड़ू कहता, कहा कहता गेल ने था कोई काड़ू का मतलब कही हुआ है, और जगदीन गेल ने था अपने काड़ू का मतलब कही हुआ। जगदीन गेल कह दिया कि हमारे साथ बहुत भेदभाव करे, ये रंग के आधार पर भेदभाव करे। आपने भारत में रंग के आधार पर भेदभाव को नहीं, रंग के आधार पर भेदभाव है पूरा वेस्टर्न का माइन। अमेरिका में रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ब्रिटेन में किया जाता है, ये जो जितने भी पश्चिमी देश है ना, यहाँ पर तो रंग के आधार पर भयंकर भेदभाव हुए। अभी आपने अमेरिका में सुना होगा कि कोई काला व्यक्ति था, अभी के ऊपर वो गोडो देर पुलिस कर्मचारी बैठे हो गोरा रंग को, और वो आदमी मर गयो नीचे, तो वो काफी मामला बड़ा था अमेरिका के अंदर। जबकि आपने कोई काला गोरा को भेद को नहीं, गोरी छोरी है काड़ो छोरो है कोई दिक्कत को नहीं, ब्याह कर दे। क्यों कर दे? चक्रा में छोरो बैठे। लिखो आगे लिखो, केवल धर्म जन्म स्थान मूल वंश लिंग जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर लिखो अनुच्छेद 15(2), और अनुच्छेद 15(2) में क्या है कि उपरोक्त बातें सार्वजनिक स्थान पर भी नहीं की जाएगी, है ना। लिखो उपरोक्त प्रावधान सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं किया जाएगा। उपरोक्त प्रावधान का मतलब समझ गया, ऊपर लिखेगी बात है जबकि उपरोक्त प्रावधान सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं किया जाएगा। उपरोक्त प्रावधान सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं किया जाएगा। लिख लो, जैसे स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट, कोई दुकान, जैसे स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि। और 15(3) का क्या है कि महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में आपके साथ क्या किया जाएगा। पहले तो क्यों कौन करा, क्या नहीं कौन करा, कट्ठे कौन करा, पच के वक्त करा, तो वो कहीं हो गयो अपवाद हो गयो 15(1) 15(2) को, है ना। तो लिखो 15(3), अब लिखो 15(3) है पूरा पढ़ना समझ मासी था, है ना। क्या करें ये ओछी पूंजी धनी ने खावे, वो ओछो ज्ञान भी है नहीं, वो धनी नहीं खाया करे। पूर्ण ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक ताकि हरकत खत्म कौन हुए। लिखो 15(3), महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। महिलाओं एवं बच्चों के, अब यहाँ थोड़ी लिखे जाएंगे महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में भेदभाव किया जा सकता है ना। अब बात है समझबान बोली हूं मैं ना, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध अथवा प्रावधान किए जा सकते हैं, विशेष उपबंध एवं प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे अपने कई अधिनियम है, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम अपने कहीं है कि धनी है जो को बढ़िया शाम का 7-8 बजे दारू पी रहा है और पच घर में बचावा तब पड़ती है, मैं रोटी खा ले भी गले लुगाई कि लियो सा रोटी दीम लियो, और बोले आने मने गोभी की सब्जी हूँ कौन खाऊं, आ थाड़ी जावा सीधी शाम ली क्लास के माइन। देखियो अल्लाह कई बार कौन देखिया कि यहाँ नहीं देखियो तो कभी पड़ोसी के माइन गाँव में थाना 8 बजे बाद यहाँ बटे आपने चौकन गट्टा के यहाँ राक्षस मानो प्रजाति मिल सके था बेटा ना, जबकि वे एकदम यहाँ लगे के वहां ऊपर ही आइडा है। कौन देख रहा था, नॉर्मल बात है। आज भी आपने गली मोहल्ला में आंगड़ो एक आधो आदमी लाद जाओ जो आपने आपका लुगाई टाबरा की बिल्कुल भी इज्जत कौन करे, है ना, क्योंकि वो भी के नशा में रहे, तो वो ठोका पिंदी कर ली। अब भी लुगाई कर दी फोन, आ जाओ सा ठोक लिए वे आई, और वे महिला हिंसा अधिनियम के तहत भी गिरफ्तार करी, जेल ले जाए भी पर मुकदमो चला सी, जबकि लुगाई ठोक लियो कि अधिकार को नहीं है था, कोई अधिकार नहीं है। बात समझ में आई क्या कौन है? नीचे लिख लो, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, देखो जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005,
2005 2005। अच्छा, एक वो मंदिर का नाम सुना हुआ है, सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर कौन सुना? सबरीमाला मंदिर में क्या था कि महीने के कुछ विशेष दिन महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था वहां पर, और वे लुगाया पूगी सुप्रीम कोर्ट के सार्वजनिक स्थान पर हमारे साथ क्या किया जा रहा है, किस आधार पर? कारण तो यही है भाई, सबका घर में सबका माँ बहन है ना, तो सबने टाइम महीना के 3 दिन कायम परिस्थितियां रहे हुए, कायम कौन रहे हुए, क्योंकि वह खुद परेशान रहे हुए, शरीर है क्या करे स्थिति में बहुत कमजोर हो जावे, है ना। तो और वो कहते हैं कि पुराना टाइम में चलता है कि भाई रसोई में नहीं घुसनो, हाथ नहीं लगानो, बस आराम करो आराम करो आराम करो, वही तो प्रावधान है। लेकिन पचे भी के कपड़ा तो धो ले, हैं कपड़ा धोता फिर जोर आवे, काम करवा ले घर वाला, टैलेंटेड है, फुल टैलेंटेड है ना। लेकिन सबरीमाला मंदिर में यही मामला था, और हाईकोर्ट जो था, उस हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि महिलाओं को प्रवेश दिया जाएगा, है ना। तो वो संविधान के आधार पर है, बाकी तो अपनी मान्यताएं हैं कि हमें खुद को पता है क्यों नहीं जाना चाहिए। क्या आप जाते हो? कौन जाओ, है ना। तो वो प्रावधान था, एग्जाम में पूछा जा सकता है सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा। कर्नाटक में कौन है? तो केरल में कट है। अच्छा, आप पूछ ले कि सबरीमाला मंदिर निम्न में से किस देवता से संबंधित है? कौन सा मंदिर किस देवता से संबंधित है? ए गणेश जी, अलग होगा जी, और कहीं देवा बेरुजी चौथा देशा, एक दे दिया अयप्पा, अयप्पा, और एक दे दिया मुर्गन, मुर्गन जी, मुर्गन देवता जी। यन्ना राजकला मुर्गन कौन सा? हाँ जो भगवान शिव के पुत्र है कार्तिकेय जी, उन्हें मुर्गन देवता कहा जाता है साउथ में। अब बताओ सबरीमाला मंदिर कौन सा देवता है? तो ये है अयप्पा, ठीक है, अयप्पा। तो आप कल पता करके आओगे सबरीमाला जो मामला था तो सुप्रीम कोर्ट में चला था, वो क्या था क्या नहीं था, है ना। तो नीचे नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो नीचे, आप मैं लिखवा देता हूं आपको, बाकी आप ना खुद पता करके आना कि सबरीमाला मंदिर मामला था वो क्या था क्या नहीं था, यूट्यूब पर सर्च करना आपको मिल जाएगा ना। तो लिखो, नोट लगा के लिखो, सबरीमाला मामला अनुच्छेद 15(2) से संबंधित था। सबरीमाला मामला, सबरीमाला, अरे सबरी के जूठे बेर खाए थे भगवान राम ने, है ना, वही वही सबरी। हाँ तो बट सबरी बट भी कोई दूसरा ऑप्शन आवलो सबरी, है ना। तो सबरी मत कर दी, जो अयप्पा कर दो, बट भगवान अयप्पा का मंदिर है ये। सबरीमाला मामला इसी अनुच्छेद 15(2) से संबंधित है। इसमें भगवान अयप्पा का, इसमें भगवान अयप्पा, यह भगवान अयप्पा का मंदिर, ऐसे लिख दो, यह भगवान अयप्पा का मंदिर है, यह भगवान अयप्पा, यह भगवान अयप्पा का मंदिर है, यह भगवान अयप्पा का मंदिर है। अब सुनो आगे कहानी कहीं है। अब 15(4) क्या जोड़ो, 15(5) क्यों जोड़ो, 15(6) क्यों जोड़ो, ये मैं थोड़ी सी समझ की बात था। हुआ क्या था कि आरक्षण से पहले, आरक्षण तो थे जानो ही हो, जैसे मान लो कोई 50 सीटें, कितनी वैकेंसी है, 50 की वैकेंसी है, तो 50 टाइम बात करो रे, देखो आगे 50 की वैकेंसी है, 50 में से मान लो कि इसमें कह दिया कि 10 तो है वो कहां से चुनकर जाएंगे, सॉरी 10 तो चुनकर जाएंगे कहां से, ओबीसी से।